Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel, chapter number 4, Moving Charge and Magnetism. 4 lecture number 4.11. In total lecture, we are going to discuss about moving coil galvanometer, current sensitivity, voltage sensitivity. आज के लेक्चर में हम मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है उनका कंस्ट्रक्शन, उनका वर्किंग, उनका प्रिंसिपल ये सब डिस्कस करेंगे और साथ में करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज दोनों मेजर कर सकती है। मतलब उनसे आप इलेक्ट्रिक करंट, और देखो इनका स्पेशल कि स्मॉल करंट अगर होगा तो वो भी मेजर कर लेगा। कि नॉर्मल एमीटर जो होती है वो आपकी मिली एम्पेयर की करंट आपको रेंज में मेजर करके दे सकती है, लेकिन ये आपकी जो गैल्वेनोमीटर होगी वो माइक्रो एम्पेयर में भी आपका करंट मेजर करके दिखाएगी और उनकी नेडल का डिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे फॉर द स्मॉल रेंज। ठीक है, इनका जो प्रिंसिपल है तो इनका एक कॉमन सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जब भी आप करंट कैरिंग लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उनके ऊपर टॉर्क एक्सर्ट होगा और उनका रोटेशन होगा। तो ये आपने आगे पूरा टॉपिक स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो वो उनका इनका प्रिंसिपल बनेगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का। चलो तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं अभी, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो देखो सबसे पहले एक सॉफ्ट आयरन कोर होगा, उसके ऊपर ये जो पेंसिल दिख रहा है ना वो आपकी वुडन फ्रेम है। मतलब मानो कि अगर मैं इनको एक आयरन कोर कंसीडर करूँ, इनको आयरन कोर कंसीडर करूँ तो इनके ऊपर ना ऐसे यहाँ पे वुडन फ्रेम लगा देनी है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये सर्कुलर सिलेंडर कंसीडर करो तो उसके ऊपर आप वुडन फ्रेम लगा दोगे। वो वुडन फ्रेम लगाने के बाद उसके ऊपर वायर की वाइंडिंग करनी है यहाँ पे ऐसे। तो देखो यहाँ पे मानो कि ऐसे इनके ऊपर वायर की वाइंडिंग कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे वायर का वाइंडिंग है, नंबर ऑफ टर्न्स होगी। ठीक है, पूरा वाइंडिंग होगा ऐसे घुमा के, यस और नो। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे यहाँ पे वाइंडिंग कर देते वायर का, क्लियर। चलो मतलब ये वुडन फ्रेम के ऊपर क्या हो गया, वायर का वाइंडिंग हो गया। अब देखो यहाँ पे जब इनको टॉप व्यू से देखोगे आप, ऊपर से देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा, याद रखना। ये टॉप व्यू से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, ये आपकी वुडन फ्रेम बनेगी। ठीक है, और उसके ऊपर ये वायर का वाइंडिंग किया है। ठीक है, मतलब साथ में दिखा दो तो ये टॉप व्यू दिखेगा आपको ये सिलेंडर का। ठीक है, अब देखो इनको ना रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है। अब देखो रेडियल मतलब क्या कि अगर ये सीधा नॉर्थ पोल है यहाँ पे और ये साउथ पोल है, ठीक है, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं, यस और नो, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन जब मैं ये सिलेंडर को, ये कोर मटेरियल को ये वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँ, मानो कि यहाँ पे इनका नॉर्थ पोल मैं कंसीडर करूँ और यहाँ पे ऐसे ही साउथ पोल कंसीडर करूँ, थोड़ा यू शेप वाला। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये बीच में मैं अगर एक कोर मटेरियल रखूँ तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, ठीक है, इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसे दिखेगी आपको। देखो ये यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे पास होती है, समझे कि नहीं, क्लियर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो ऐसे पास होगी आपकी। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो खाली में अंदर जा रही है वही लाइन दिखाओ, तो ये ऐसे यहाँ पे और इनके सामने ये वाली दिख रही है। ठीक है, यस और नो, क्लियर। तो आपको ना बुक में इतना ही दिखा होगा, क्लियर। तो ये आपका कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्लियर इतना। तो ये आपकी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगी और एकदम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ऐसे एकदम से शार्प टर्न लेके यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखो जब ए कोर मटेरियल विथ वुडन फ्रेम है जिसके ऊपर आपने वायर का वाइंडिंग किया है, अगर उसको ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँ, अगर उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँ तो उनके ऊपर टॉर्क एक्सर्ट होगा और ये आपका जो सिलेंडर है वो अपने एक्सिस पे ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो मतलब टॉर्क एक्सर्ट होने की वजह से मानो कि ये दो यू शेप ये मैग्नेट कंसीडर कर लो और बीच में ये, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा।
तो यहाँ पे देखो कि जब इनके ऊपर टॉर्क एग्जर्ट होगी और इनका रोटेशन होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो जब टॉर्क एग्जर्ट नहीं होगा तो इनको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तो आना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हेयर स्प्रिंग यूज़ करता हूँ। यहाँ पे कौन सी स्प्रिंग मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, हेयर स्प्रिंग। कछुआ छाप अगरबत्ती जो आती है ना घर पे, आप देखोगे ऐसे होती है कि नहीं, यस और नो। अगर आपने टॉयज़ कार के अंदर देखा है कि टॉयज़ कार जो होती है उनको बैक साइड लेके जाओ और फिर उनको रिलीज़ करो, तो ऐसी स्प्रिंग होती है जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेती है, ठीक है। तो वो वाले स्प्रिंग को आपको नीचे इनके लगा देना है, नीचे इनका जो पिवोट फ्री पॉइंट होगा उनके साथ लगा दोगे। क्यों? क्योंकि जब ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनके ऊपर टॉर्क एग्जर्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब इनके ऊपर टॉर्क एग्जर्ट होगा और इनका रोटेशन होगा, तो ये स्प्रिंग आपकी टाइट होगी और वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगी। जैसे ही करंट बंद होगा इनके अंदर, वायर के अंदर करंट बंद होगा, टॉर्क एग्जर्ट होना बंद हो जाएगा, तो ये फिर से वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे याद रखो कि इनकी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करने के लिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, एक स्प्रिंग यूज़ करोगे, ठीक है, क्लियर। और नीचे ये आपका जो कोर मटेरियल है, ठीक है, उनका फ्री रोटेशन हो पाए, तो इसीलिए नीचे आप क्या लगा देते हो, पिवोट लगा देते हो। अब देखो फिर एक पॉइंटर होगा कि आपकी कितनी करंट फ्लो कर रही है उनको इंडिकेट करने के लिए। तो ये आपकी जो सॉफ्ट आयरन कोर है उनके ऊपर वुडन फ्रेम है और वाइंडिंग है, उनके ऊपर ऐसे आप पॉइंटर लगा दोगे कि करंट पास करने पे इनका डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं, यस और नो। तो वो डिफ्लेक्शन नोट करने के लिए ऊपर क्या होगा, पॉइंटर होगा, समझे कि नहीं, क्लियर। तो मतलब कि ये सारे फंडा आपके कहाँ पे यूज़ होने वाले, गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन के अंदर। चलो तो देखते। तो यहाँ पे देखो ये आपका जो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आपका जो सर्कुलर शेप है वो आपकी सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। फिर देखो ये आपकी स्प्रिंग है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, और स्प्रिंग का काम मैंने बता दिया आपको कि उनको जब भी इनके अंदर करंट बंद होगा, ठीक है, तो इनके ऊपर टॉर्क एग्जर्ट नहीं होगा, टॉर्क एग्जर्ट नहीं होगा तो आपकी नीडल को उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आने के लिए आपकी ये स्प्रिंग काम करेगी, यस और नो। और ये देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे कंप्लीट ड्रॉ करूँ ना तो कुछ इस तरह से होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, समझे कि नहीं, यस और नो, क्लियर। तो ये आपकी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगी। चलो ये आपकी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्लियर, आपको समझ में आ कि नहीं। चलो तो जब आप इनके अंदर, इनके ऊपर जो वाइंडिंग किया आपने, ठीक है, अब देखो इसको अगर मानो कि मैं यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट करूँ, क्लियर, तो इसके अंदर कोई अमाउंट का करंट फ्लो करेगा कि नहीं। अगर इसके अंदर करंट फ्लो करेगी तो ये लूप के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर करंट फ्लो करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये करंट कैरिंग लूप को कहाँ पे मैंने रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वो करंट के साथ ये आपकी जो फ्रेम होगी उनके साथ आपने जो नीडल लगाई वो ऐसे रोटेट करेगी। तो आप क्या करोगे कि इनिशियली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो करवाओ, ठीक है, और आप उनका डिफ्लेक्शन ना एक कैलिब्रेट कर लो, मतलब कि यहाँ पे नोट कर लो, यस और नो। फिर से कोई अमाउंट की करंट फ्लो करवाओ, फिर से ये नोट करो, ठीक है। तो आप ऐसे आप करंट फ्लो कर करके यहाँ पे एक का कैलिब्रेशन कर सकते हो। कोई बोले कि सर ये मानो कि 1 माइक्रो एम्पेयर पे इतना डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो सेम एंगुलर डिफ्लेक्शन में और करूँ, या तो एक मानो कि राउंडर से मैं आर्क लगा के ऐसे करूँ, तो ये जो आर्क मिलेगा ना दैट विल बी फॉर 1 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। तो आपकी जो भी रेंज होगी तो वो रेंज में इनको आप कैलिब्रेट कर लोगे एक स्केल को, समझे कि नहीं, क्लियर। चलो तो आप बोले कि यहाँ पे सर इनके ऊपर टॉर्क कितना एग्जर्ट होगा, तो आपको टॉर्क का फार्मूला याद होगा सबको, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू BINA साइन थीटा। चलो तो B क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, I क्या होगा कि इनके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा वो I करंट I होगा आपका, ठीक है। N क्या होगी, नंबर ऑफ टर्न्स होगी, और A क्या होगा, ये लूप का एरिया बनेगा। ये वुडन फ्रेम के ऊपर आपने जो वाइंडिंग किया और उनसे जो एक रेक्टेंगुलर लूप बनेगी उनका एरिया A होगा। तो बोले कि साइन थीटा कौन होगा, तो साइन थीटा आपका एंगल होगा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया नॉर्मल,
ठीक है। अब देखो कि जब भी आपकी ये यहाँ पे ध्यान देना कि मानो कि ये जब आपका लूप यहाँ पे मैं कंसीडर करूँ, ये लूप रेक्टेंगुलर लूप जब मैं ऐसे कंसीडर करूँ तो उनका एरिया नॉर्मल ना ये वाली डायरेक्शन में होगा। लूप का एरिया नॉर्मल मानो कि इनके ऊपर लूप होगा तो लूप का एरिया नॉर्मल तो ऐसे ही रहेगा ना, क्लियर, हाँ कि ना। चलो, तो उनके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर होगा ना वो ये वाला, ए और ए सीधा यहाँ से ऐसे, ठीक है। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड ए वाली डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सॉरी, आपका एरिया नॉर्मल ए वाली डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड ए, तो थीटा क्या बनेगा 90 डिग्री। आप बोलो कि सर अगर मानो कि ये लूप रोटेट होके ऐसे सेट हो गई तो यहाँ पे ध्यान देना फिर से, अगर लूप रोटेट होके ऐसे सेट होगी तो उनका एरिया नॉर्मल ए वाली डायरेक्शन में जाएगा, तो उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड ए वाली डायरेक्शन का काउंट होगा। तो देखो हर बार आपकी एरिया नॉर्मल और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उनके लिए थीटा क्या रहेगा 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होगा 1 होगा। तो ये जो टॉर्क एग्जर्ट होगा वो हमेशा कितना एग्जर्ट होगा, टॉर्क BI/NA, और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू होगी। अब देखो, तो मैंने आपको पहले भी बोला ना कि जब लूप के ऊपर टॉर्क एग्जर्ट होगा और वो रोटेट करेगा विद सिलेंडर ऐसे, तो ये जो स्प्रिंग है ना वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगी, ठीक है। और जैसे ही इनके अंदर एक करंट बंद होगा आपका, ठीक है, तो वो स्प्रिंग ये लूप को फिर से अपनी ओरिजिनल ओरिएंटेशन में लेके आती है। मतलब वो अपने अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क सेट कर रही है, ठीक है, अगेंस्ट द टॉर्क एक्सल्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो वो जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो टॉर्क रिस्टोरिंग कितना होगा, K/φ के बराबर। वो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, K/φ के बराबर। यहाँ पे याद रखो कि आपकी टॉर्शनल कांस्टेंट होगी, आपने क्लास 11th में स्टडी किया है, ठीक है, क्लियर, यस और नो। और आप इनको ये भी बोल सकते हो रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट के अंदर कितना रिस्टोरिंग टॉर्क वो डेवलप कर सकती है। और फाई क्या होगा आपका, डिफ्लेक्शन होगा। देखो डिफ्लेक्शन मतलब कि मानो कि अगर ये ओरिजिनल पोजीशन है ओरिएंटेशन की और आपकी नीडल यहाँ पे, तो ये फाई इनका डिफ्लेक्शन है। अगर नीडल यहाँ पे होगी तो ये वाला इनका फाई डिफ्लेक्शन बनेगा, यस और नो। तो जैसे मैंने बोला कि जितना टॉर्क आपके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एग्जर्ट होगा, जितना टॉर्क आपके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एग्जर्ट होगा उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों सेम रहेंगे, यस और नो। और वहाँ से फाई को मैंने देखो यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया। अब देखो यहाँ से कैलिब्रेशन कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये सब डेटा क्लियर ना। तो यहाँ पे देखो फाई इज इक्वल टू NBA K/I। अब सब देखो ये सब ना कांस्टेंट है, ये सब आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। तो फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब देखो कि जितना ज़्यादा ये लूप के अंदर करंट में फ़्लो करवाओ उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो मानो कि मैं 1 माइक्रो एम्पियर या तो 10 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करवा रहा हूँ, तो ये इनका डिफ्लेक्शन ये विदाउट करंट यहाँ पे नीडल थी, जब मैंने 10 माइक्रो एम्पियर का करंट यहाँ से फ़्लो करवाया ये लूप के अंदर, ठीक है, तो ये नीडल यहाँ पे आके रुक गई। तो मतलब ये जितना भी एंगुलर इनका जो डिफ्लेक्शन हुआ तो वो यहाँ पे करंट मेरा स्केलिंग बन जाएगा 10 माइक्रो एम्पियर, यस और नो। फिर मैंने 20 माइक्रो एम्पियर करंट पास किया तो आपकी नीडल यहाँ पे आके रुक गई। तो देखो ये इनका एंगुलर चेंज हुआ डिफ्लेक्शन, तो ये क्या बन जाएगा आपका स्केलिंग बन जाएगा 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे पूरी ये जो गैल्वेनोमीटर की स्केल होगी आप उसको क्या करोगे, कैलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे गैल्वेनोमीटर की स्केल को कैलिब्रेट किया जाता है। समझ में आ कि नहीं, ए वाले रिलेशन से फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वाले रिलेशन से, यस और नो, क्लियर। तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे इनका डिफ्लेक्शन होगा। समझ में आ कि नहीं। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है। अब देखो ये जो गैल्वेनोमीटर है उनकी दो और एप्लीकेशन है कि आप ये गैल्वेनोमीटर को ना कन्वर्ट कर सकते हो एमीटर के अंदर या तो वोल्ट मीटर के अंदर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। लेकिन याद रखो कि अगर इनकी सेंसिटिविटी मतलब कि कितना मैं स्मॉल करंट पास करूँ फिर भी ये डिफ्लेक्शन दिखा दे, ठीक है, वो उनकी सेंसिटिविटी होगी, क्लियर। अगर ये ज़्यादा सेंसिबल होगा तो लेस करंट पे भी ये डिफ्लेक्शन दिखा देगा,
ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप मेजर कर लेगा। समझ में आ कि नहीं? तो इनकी जो सेंसिटिविटी होगी तो वो दो टाइप्स, दो अलग अलग बनेगी, करंट सेंसिटिविटी और दूसरी क्या होगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्लियर, यस और नो? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग दोनों क्लियर है कि नहीं आपको? चलो फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो सेंसिटिविटी। तो फर्स्ट इज करंट सेंसिटिविटी, क्लियर? तो deflection produced in the galvanometer when unit current flows through it, या तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ deflection per unit current is called current sensitivity। मतलब कि अगर एक कॉइल के अंदर से मैं यूनिट करंट पास करूँ, अगर मैं एक कॉइल के अंदर से यूनिट करंट पास करूँ तो इनका जो डिफ्लेक्शन होगा वो आपकी सेंसिटिविटी बनेगी। तो आपकी करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, आई एस इज इक्वल टू फाई डिवाइड बाई आई। फाई आपका डिफ्लेक्शन है और आई क्या होगा, आपका करंट होगा। तो फाई का इक्वेशन था ना आपके पास, एन बी ए आई, यस और नो? क्लियर, एन बी ए डिवाइड बाई के, क्लियर? तो ये आपका फाई का जो इक्वेशन था एन बी ए के इंटू आई, क्लियर? तो आई आई वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट। देख लो, तो ए फाई का इक्वेशन था ना, एन बी ए डिवाइड बाई के इंटू आई। तो ए आई बी है यहाँ पे, ठीक है? फाई की वैल्यू रखोगे तो आई आई कैंसिल आउट, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, मतलब क्या मिलेगा आपको, एन बी ए डिवाइड बाई के, क्लियर? फाई आपका डिफ्लेक्शन है तो उनका यूनिट होगा रेडियन, ठीक है? ए कौन है, आपकी करंट, आई कौन है, आपकी करंट, तो उनका यूनिट क्या होगा, एम्पियर, क्लियर? इनको आप डिवीजन पर एम्पेयर भी बोल सकते हो। जितना ज़्यादा सेंसिबल गैल्वेनोमीटर होगा उतना ज़्यादा उनका डिफ्लेक्शन होगा पर यूनिट अमाउंट ऑफ करंट। फिर सेकेंड है आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी देखो, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट था ना, ठीक है? तो उनकी जगह पे क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस दी टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब देखो, आप बोलो कि किसे ये वोल्टेज आप अप्लाई कहाँ पे करते हो? तो देखो, आपने लूप को जहाँ पे सोर्स के साथ कनेक्ट किया है ना, ये आपका वोल्टेज अप्लाइड है, यस और नो? हाँ कि ना? ये आपने वोल्टेज अप्लाई किया तब जाके यहाँ से करंट फ्लो कर रही है ना, तो वही वोल्टेज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? चलो, तो देखो कि वी एस क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर वोल्टेज अप्लाइड, ये वी एस क्या होगा, फाई डिवाइड बाई आई इंटू आर। अब बोलो कि सर ये आई आर कहाँ से आ गया? तो ये पूरे, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वी, ठीक है? तो ये पूरे लूप के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वही ये बनेगा, वी के बराबर, दोनों सेम रहेगी, यस और नो? क्लियर, क्योंकि वो आपकी सप्लाइड वोल्टेज है और बीच में कोई एलिमेंट है नहीं, क्लियर? चलो, तो यहाँ पे देखो फाई डिवाइड बाई आई आर, तो फाई की जगह पे मैंने फिर से वही वाली वैल्यू रिप्लेस करी, कौन सी वाली, कि फाई इज इक्वल टू एन बी ए डिवाइड बाई के इंटू आई, यस और नो? क्लियर? तो डिवाइड बाई आई आर था तो एक आई आई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर रहेगा ना खाली, तो एन बी ए डिवाइड बाई के आर। अब देखो, ये जो वैल्यू है एन बी ए डिवाइड बाई के, तो वो तो कौन है, अपनी करंट सेंसिटिविटी, यस और नो? आई एस बोलते हैं उसको। तो करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो ये आपकी क्या मिलेगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। और इनका यूनिट भी क्या रहेगा, रेडियन पर वोल्टेज। तो आप इनकी सेंसिटिविटी डिवाइड करके आप आपकी जो स्केल है उनको रिकैलिब्रेट भी कर सकते हो, ठीक है? चलो, तो फिर देखो कि कौन से फैक्टर पे आपकी ये जो सेंसिटिविटी है वो डिपेंड कर रही है। तो देखो, वो इक्वेशन से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है वोल्टेज सेंसिटिविटी, मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे, ठीक है? आपकी जो रेजिस्टेंस होगी उन पे डिपेंड करेगी, आपकी जो टॉर्शनल कांस्टेंट होगी उन पे भी डिपेंड करेगी, यस और नो? सेम आप करंट सेंसिटिविटी के लिए इक्वेशन से बोल सकते हो, क्लियर? फिर भी यहाँ पे लिख के दिया है, देखो आपको, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, ठीक है? टॉर्शनल कांस्टेंट, आप बोले रजिस्टर, तो वो आपके वायर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? क्लियर? नॉर्मली अपनी कॉपर मटेरियल होती है, यस और नो? तो ये आपका था पूरा गैल्वेनोमीटर का टॉपिक, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि आपकी जो गैल्वेनोमीटर है उसको कैसे एमीटर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उनको कैसे वोल्ट मीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं टू मेजर दी करंट एंड वोल्टेज। समझ में आ कि नहीं? चलो, एक वीडियो देख लो छोटी सी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे
ये जो है ना वो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये आपकी वुडन फ्रेम है और वुडन फ्रेम के ऊपर ये वाइंडिंग है। तो यहाँ पे फ्रेम आपको नहीं दिख रही, यहाँ पे डायरेक्ट आपको वाइंडिंग दिख रहा है, ठीक है। और ये जो लूप है ना उसी का एक वायर है और एक दूसरा एंड यहाँ पे, कि जो मैंने बोला था ना बैटरी से कनेक्ट करके यहाँ से करंट फ्लो करवाओगे। तो जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, जब देखो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो इनके अंदर करंट फ्लो होगी और इनके ऊपर टार्क एग्जर्ट होगा। तो इनके ऊपर जो टार्क एग्जर्ट होगी, ठीक है, तो ये पूरा ये आपका जो लूप है वो भी टर्न करेगा, तो उसके साथ में नीडल भी आपकी यहाँ पे ऐसे रोटेट होगी। और इनके नीचे हम हेयर स्प्रिंग लगा देते हैं, इनके नीचे हम एक हेयर स्प्रिंग लगा देते हैं कि जब भी इसके अंदर से करंट बंद हो जाए तो टॉर्क ना हो एग्जर्ट हो, तो ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। अब देखो कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये जो आपकी गैल्वेनोमीटर है उनका जीरो यहाँ पे सेंटर पे रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों करंट आपको मेजर करके दे सकती है। तो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन का करंट ऐसे मेजर होगा और रिवर्स के लिए ऐसे मेजर होगा। समझ में आ कि नहीं? क्लियर? तो वो आप प्रैक्टिकल में भी करोगे, लेकिन यहाँ पे ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आप इतना याद रख लेना। ओके, समझ में आ कि नहीं? चलो, तो आई होप आपको सब समझ में आ गया है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बोलो, तो हम ऑनलाइन लाइव लेक्चर अगर पॉसिबल होगा सर से बात करके, ठीक है, तो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू, बाय।